तो ये सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 है। इसका जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज है वो खत्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं चैनल के लोगो पर क्लिक करके ऊपर प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगा वहाँ पे जाकर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो रीडिंग का सीरीज है ये देखेंगे, इसका एक पार्ट और बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वनोन्मूलन का दुष्प्रभाव। तो वनोन्मूलन हमने पढ़ा है, तो जो वन की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उससे क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वन प्रकृति के सर्वोत्तम उपहार है। वन से हमें अनेकों जीवन उपयोगी वस्तु प्राप्त होती है, जिसके कारण इसे हम हरा सोना भी कहा जाता है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। वन में अनेकों प्रकार के जंतुओं का निवास होता है। ये पर्यावरण के रक्षक है तथा पर्यावरण को संतुलित रखने में सहायक भी होते हैं। तो पर्यावरण इन्हीं के जो जीव जंतु है और जो पेड़ पौधा है इससे ही संतुलित रहता है। आगे हम लोग और समझेंगे। वनोन्मूलन से कई प्रकार के दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं जो निम्नलिखित है। तो वनोन्मूलन से कई प्रकार के दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहला कि वनों के नाश होने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि हो रही है। आपको पता है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते, जब उनकी अंधाधुंध कटाई होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। वन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। इस गैस की मात्रा बढ़ने से विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो तापमान भी वृद्धि होगी, ठीक है। इस कारण ध्रुवीय हिमखंडों के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने पर अनेकों तटवर्ती शहरों के जलमग्न होने तथा बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। चूँकि यहाँ पे तापमान बढ़ जाएगा तो जो भी ध्रुवीय हिमखंड है, जो भी बर्फ़ है, बर्फ़ का पहाड़ है, वो सभी पिघल जाएंगे और समुद्र का जब पिघलेगा तो वो समुद्र का जो जल स्तर वो बढ़ जाएगा, तो आसपास के क्षेत्र पानी में डूब जाएंगे, ठीक है। तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। और दूसरा में वनों के पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते, ठीक है। वन जो है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण जो ये प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इस ऑक्सीजन गैस को सभी जीव श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। आपको पता है सभी जीव इसी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इस कारण वन को प्रकृति का फेफड़ा भी कहा जाता है। वनों के कटने से वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की कमी एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस के अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जब पेड़ पौधे की कटाई होगा तो ऑक्सीजन जो है वो घट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, तो दोनों के अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा में आपका कि प्रकृति में जल चक्र के पूर्ण होने में वनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। क्योंकि वन जो है वो अवशोषण करता है जल को, फिर बाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो बाहर निकालता है। तो वनों के नाश होने से प्रकृति का जल चक्र यानी वाटर साइकिल बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिससे वर्षा में कमी आई है। इस कारण सुखाड़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। चौथा में वनोन्मूलन से वायुमंडलीय प्रदूषण, खास करके वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है। पेड़ पौधे इन प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। जैसे आपको नीचे एक फिगर के द्वारा समझाया गया, यहाँ पे वायुमंडलीय गैसों में संतुलन और प्रदूषण नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी का संरक्षण और तापमान में कमी, वर्षा जल में वृद्धि होना, तो ये सब भौम जल का संरक्षण ये सब पेड़ पौधे ही करते हैं। तो वृक्षों का पर्यावरणीय महत्व, यहाँ पे देख रहे हैं जो वृक्षों का कितना बड़ा महत्व है, ठीक है। तो पाँचवा में आपका वनों के कटने से मिट्टी का अपरदन यानी कि जो मिट्टी के कटाव होता है, बहाव होता है, ठीक है। क्योंकि वृक्षों की जड़ें जो होती है मिट्टी के कणों को बांध कर रखती है। इनके कटने से भूमि नंगी हो जाती है, ठीक है। यानी भूमि अब ये कट जाता है तो भूमि जो वो नंगी हो जाती है तथा तेज हवा तथा वर्षा में आसानी से इनका अपरदन हो जाता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो आसानी से आप सोच सकते हैं कि वो हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है, या फिर पानी पड़ेगा तो वो पानी के साथ बह जाएंगे। मिट्टी के अपरदन से भूमि की जो उर्वरता होती है वो समाप्त हो जाती है। 6 नंबर में आपका है कि वन वर्षा जल को प्राकृतिक अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं। वन जो है वो वर्षा जल को अवशोषित करते हैं, ये प्राकृतिक अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं। वन के धरातल पर स्थित वनस्पति तथा ह्यूमस वर्षा जल के बहाव को धीमा करते हैं। जो भी वनस्पति है और जो ह्यूमस है वो वर्षा जल के बहाव को धीमा कर देते हैं। ये जल को स्पंज की तरह अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण जल धीरे धीरे रिसकर भूमि के अंदर प्रवेश करता है। तो स्पंज की तरह अवशोषित कर लेते हैं जिससे ये भूमि के अंदर चला जाता है तथा नीचे भूमिगत जल के रूप में संचित हो जाती है, या भूमि के अंदर वो जमा हो जाती है। वनों के कटने से भूमिगत जल यानी भौम जल जो है वो जल स्तर से
नीचे हो जाएगा, यानी कि इसके भूमिगत जल के स्तर में कमी आती है। 7वां में आपका वन से हमें इमारती लकड़ी, औषधि, शहद, रबर, मोम, कागज बनने की कच्ची सामग्री आदि उपयोगी वन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट हमें वन से, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट वन से मिलते हैं। वनों के कटने से इन उत्पादों की उपलब्धता बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। 8वां नंबर में वन अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल मतलब बोल रहा है कि अधिकतर जो नदी है वो वनों के क्षेत्रों से ही निकला है। जैसे कि कावेरी तथा कृष्ण नदियां जो है वो पश्चिमी घाट के वन क्षेत्र में निकलती है। ठीक है, पश्चिमी घाट के जो वन क्षेत्र वहाँ से निकलती है कृष्णा और कावेरी नदी। वन के कटने से अनेक नदियों के सूखने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर वन पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो वन मिट्टी की संरचना तथा गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। वन जो मिट्टी की संरचना और उसकी जो गुणवत्ता है, जैसे कि ह्यूमस, उर्वरता क्षमता जो भी उसका है, वो वनों की कटाई से मिट्टी की जल धारण क्षमता तथा अंतःस्रावन दर में कमी आती है। क्योंकि वन नहीं रहेगा तो उसका जल धारण क्षमता मिट्टी का जो होगा, और मतलब अंदर जो रिसने की दर होती है उसमें कमी आएगी। इस कारण वर्षा होने पर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, जब वो भूमि के अंदर नहीं जाएंगे, ऊपर भूमि पे रहेंगे तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। 10 नंबर में वनों की निरंतर कटाई से मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है। ठीक है, जब वनों की निरंतर कटाई होगा तो मिट्टी की उर्वरता भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जब उर्वरता समाप्त हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं भूमि कैसा हो जाएगा, उस पर कृषि भी नहीं हो सकता है। तथा धीरे धीरे उर्वरा भूमि जो है वो बंजर भूमि में परिणत हो जाती है। उर्वर भूमि के बंजर भूमि में परिणत होने की प्रक्रिया को हम लोग मरुभूमिकरण कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपका था। यह प्रकृति में होने वाली एक धीमी प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण मरुभूमिकरण की जो प्रक्रिया है वो उसमें तेजी आई है। इसका प्रमुख कारण है मनुष्यों तथा पशुओं की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, और चूंकि ये दोनों जनसंख्या बढ़ गए हैं तो अनियंत्रित पशुचारण ये होगा, वर्षा की कमी, फिर इसके कारण होगा भूमिगत जल स्तर में गिरावट हो जाएगा, मिट्टी का अपरदन होगा। ठीक है, उर्वरकों का बेतहाशा उपयोग, दोषपूर्ण जल प्रबंधन, भूमि का अत्यधिक दोहन तथा वनोन्मूलन। तो ये है मरुभूमिकरण का कारण। आज मरुभूमिकरण एक विश्वव्यापी संकट हो चुका है, यानी कि पूरा वर्ल्ड में ऐसा संकट है बन गया। भारत में भी थार के मरुभूमि का विस्तार निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि जो थार का रेगिस्तान है आपको पता होगा, तो ये धीरे धीरे फैल रहा है। ठीक है, निकटवर्ती क्षेत्रों में ये हो रहा है इसका विस्तार, फैलाव। 11 में वनोन्मूलन के कारण वन में रहने वाले जंतुओं के प्राकृतिक जो वासस्थान है वो समाप्त हो रहे हैं। वनोन्मूलन जब होगा तो वन की कटाई होगा और जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं वो समाप्त हो जाएगा, यानी जो जीव जंतुओं को प्राकृतिक वासस्थान है वो समाप्त हो रही है, जिससे इनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया। चूंकि वन कट जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे वन तथा वन जीव का संरक्षण। वन तथा वन जीव का संरक्षण। वनों में निवास करने वाले जीवों को वन्य जीव कहा जाता है। वन तथा वन जीव का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। घने वन में वन जीवों की अधिकता तथा विरल वन में इनकी न्यूनता होती है। क्योंकि जब वन ज़्यादा होगा तो उसमें जीव जंतु भी ज़्यादा होंगे, और कम वन होगा तो उसमें जीव जंतु कम होंगे। वन के पेड़ पौधे तथा जंतु एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये आपस में खाद्य श्रृंखला से जुड़े होते हैं। खाद्य श्रृंखला आपको पता होगा, नहीं तो आगे हम लोग समझेंगे। पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने में सभी छोटे तथा बड़े जीवों की अपनी अपनी भूमिका होती है। प्रायः लोग छोटे जीव जैसे सांप, मेढक, छिपकली आदि के पर्यावरणीय महत्व को जाने बिना इन्हें मार डालते हैं। इस कारण छोटे जीवों को बड़े जीवों की तुलना में लुप्त होने की संभावना अधिक होती है। किसी भी एक जीव के लुप्त होने से पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति आ सकती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे समझेंगे, यदि हम सांप को मार डालते हैं तब चूहे की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है, जो हमारे अनाजों को खाकर अन्न संकट उत्पन्न कर देंगे। अतः वन तथा वन जीवों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो यही खाद्य श्रृंखला जो है, जैसे कि सांप मेढक को खाता है। ठीक है, मेढक छोटे छोटे कीट को खाता है। कीट जो है वो पेड़ पौधा पे, मतलब जो हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो ये सबको खाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जैसे सांप है मेढक को खाता है, या फिर चूहा मान लें तो चूहा को अगर मेढक को ही खाता है। ठीक है, अब मेढक को अगर मेढक मान ले जाए समाप्त हो गया। ठीक है, तो मेढक समाप्त हो गया तो इस कीट को, छोटे छोटे कीट को कौन खाएगा। ठीक है, तो इस जब ये मेढक खत्म हो गया तो ये छोटे छोटे जो कीट हैं उनकी
जनसंख्या बढ़ जाएगा, और जब कीट की जनसंख्या बढ़ जाएंगे तो ये जो पेड़ पौधे हैं उसका वो यानी जो फसल होते हैं उनको बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे बोल रहा था ऊपर, किसी भी एक छोटे जीव हो चाहे कोई भी जीव हो, अगर समाप्त होती है तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जैसे कि यहाँ पे चूहा की बात किया जाए तो अन्न संकट हो जाएगा, चूंकि सांप नहीं है तो चूहा की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, तो अन्न संकट उत्पन्न कर देंगे। अतः वन जीवों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वन संपदा के संरक्षण के उद्देश्य से देश भर में कई कई जन आंदोलन चलाए गए हैं। वन को संरक्षण के उद्देश्य से कई जन आंदोलन चलाए गए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में चलाया गया चिपको आंदोलन, ये हम 10th क्लास में पढ़ेंगे थी, हाँ हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तथा पांडुरंगा हेगड़े द्वारा कर्नाटक में चलाया गया एपिको आंदोलन, तो ये जन आंदोलन है। इसी प्रकार जन आंदोलन तथा सरकार द्वारा भी वन तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन नीति, वन जीवन सुरक्षा अधिनियम आदि को लागू किया गया है। हमने बहुत सारे ऐसे अभियान देखे होंगे, चिड़ियाखाना वगैरह ये सब देखे हैं। ठीक है, वनों के नियंत्रण कटाई से वन जीवों के समाप्त होते, आवास अनियंत्रित वन जीवों के शिकार। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वनों की निरंतर कटाई से वन्य जीवों के समाप्त होते, आवास अनियंत्रित वन्य जीवों के शिकार, बढ़ता प्रदूषण स्तर, विश्व तापन आदि कारणों से वन्य जीवों की अनेकों प्रजातियां आज विलुप्त के कगार पर आ गई है। विलुप्त होने के कगार पे मतलब खत्म होने के कगार पे आ गई है। तो विलुप्त होने के कगार पर खड़े पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इनकी संख्या में तेजी से कमी आ रही है। शेर, बाघ, बारसिंघा, गैंडा, डॉल्फिन, अजगर आदि जंतु एवं सर्पगंधा, चंदन, चिलगोजा, पाइन निफेंथीज, एक कीट बच्ची, ये पौधा है आदि पौधे और जीव जंतु जैसे कि हमने ऊपर देखा, ये सभी संकटग्रस्त प्रजातियों के उदाहरण है। आदि इनके संरक्षण का तत्काल कोई कारगर उपाय नहीं किया गया तो ये पृथ्वी से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। अगर इनके संरक्षण के कोई भी कारगर उपाय नहीं किया गया तो ये विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा के लिए, क्योंकि ये विलुप्त के ही कगार पे, शायद कुछ विलुप्त भी हो चुके होंगे। ठीक है, करीब 160 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर डायनासोर नामक विशालकाय जीव पाया जाता था। आपको पता है, इस जीव के पृथ्वी से विलुप्त होने का प्रमुख कारण संभवतः पृथ्वी पर हुए बड़े जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि अगर ये जो परिवर्तन हो गया जलवायु में तो भी जीव का विनाश हो सकता है। उनके प्राकृतिक वासस्थान का नाश होना, या फिर उसका जो प्राकृतिक वासस्थान था वही नाश हो गया होगा तो भी हो सकता है। क्योंकि जो पर्यावरण है, जिस अनुकूल में जिस परिस्थिति में भी है, जिस जलवायु परिस्थिति में है, अगर वो अचानक से परिवर्तन हो जाए, सपोज ऐसा टेम्परेचर बढ़ जाए जिसको हम लोग सह नहीं सकते, तो हमारा भी विलुप्त हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। डोडो, और यहाँ पे वासस्थान का नाश होना भी था। अब मॉरिशस में पाए जाने वाले डोडो पक्षी बेतहाशा शिकार के कारण आज वहाँ से पूरी तरह विलुप्त हो चुका है, यानी लुप्त हो गया है। बेतहाशा शिकार हुआ, ये खत्म हो गया। प्राकृतिक संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा संरक्षण संगठन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं IUCN। तो इसने एक विशेष पुस्तक रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, किसने प्रकाशन किया था? IUCN के द्वारा ये प्रकाशित एक पुस्तक है रेड डाटा बुक, जिसमें विलुप्त हो चुका या फिर होने वाला संकटग्रस्त जो भी जीव जंतु हैं उनको इसमें नोट डाउन किया जाता है, जिसमें विश्व भर के विलुप्त एवं संकटग्रस्त जैव प्रजातियों की सूची तथा उनका वर्णन है। सरकार द्वारा वन तथा वन जीवों की समुचित सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए आरक्षित जैव मंडल हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों हो गया, वन जीव अभयारण्य हो गया, प्राणी उद्यानों हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया। तो ये सब की स्थापना की गई है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया सुगम विज्ञान के सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और कुछ भी आपके मन में वो कमेंट में लिख दें। ठीक है, और हम उसका रिप्लाई भी करेंगे अगर रिप्लाई देने लायक होगा तो। चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।